हम लोग स्टार्ट करते हैं अब यूनिट नंबर 4 पेज 1.58 कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, हर बार क्वेश्चन इससे आता है। मिनिमम 2 क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, बट 3 क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, यानी 6 मार्क्स का। ठीक है, क्या रहेगा बताना पड़ता है कि बताओ ये वाला आइटम कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट है, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, विथ रीज़न कि क्यों है ये बताना रहेगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि तुम लोग का अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। फाइनल अकाउंट्स कर चुका है, इतना तो पता होगा कि रेवेन्यू और कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है। बोलो, ये तो 100% पता होगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ रेवेन्यू आइटम वर्सेस अ कैपिटल आइटम? रेवेन्यू आइटम बार-बार और कैपिटल आइटम बहुत कभी रेवेन्यू आइटम का वैल्यू कम होता है, कैपिटल आइटम का ज़्यादा होता है। और कैपिटल आइटम कुछ ना कुछ हम लोग को रिटर्न देता है फ्यूचर में। रेवेन्यू नहीं देता है रिटर्न, ऐसा तो नहीं है। कैपिटल जैसे एक्विजिशन ऑफ एसेट, लोन लेना और बैलेंस शीट को इफेक्ट करता है, और रेवेन्यू आइटम्स रियली इम्पोर्टेंट। ठीक है, और कोई पॉइंट? सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है डिस्टिंक्शन का, कैपिटल आइटम जो होता है उसका बेनिफिट मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। रेवेन्यू आइटम का बेनिफिट सिंगल फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, वो रिपीट नहीं होता उसका बेनिफिट बिजनेस को आगे के फाइनेंशियल ईयर्स में। ये सबसे बड़ा डिस्टिंक्शन है। ठीक है, तो इस चीज़ को बुक में ही लिख लो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर gives benefit or reduces cost for more than 1 financial year. फुल स्टॉप। जैसे कि एग्जाम्पल बोल रहा है, एक एसेट खरीदते हो, एक तुम अगर ऑफिस इक्विपमेंट खरीदते हो तो तुमको मल्टीपल ईयर्स के लिए वो बिजनेस में यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है। एसेट्स रोज़ रोज़ नहीं खरीदते, तो क्योंकि मल्टीपल ईयर्स के लिए वो बेनिफिट दे रहा है, तो इसीलिए परचेज ऑफ एसेट्स हम लोग पीएल अकाउंट में नहीं लिखते, उसको बैलेंस शीट में लेके जाते हैं। जबकि जैसे सैलरी पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, उसका बेनिफिट तुरंत ख़त्म हो जाता है, वो अगले साल तक नहीं जाता। जिसका बेनिफिट अगले साल जाएगा, जैसे पेड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, उसको हम लोग बैलेंस शीट में लेके जाते हैं क्योंकि वो अगले साल जाएगा। अदरवाइज़ जो इस साल का रहता है वो इसी साल ख़त्म हो जाता है, इसीलिए वो रेवेन्यू बोला जाता है। तो रेवेन्यू आइटम्स पीएल में लिखते हैं, कैपिटल आइटम्स हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं। दैट इज़ द थिंग। ठीक है, तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये था। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो जाएगा कैपिटल आइटम्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स लिखो। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर entered into asset side of balance sheet. फुल स्टॉप। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट में आर ई लिख सकते हो, आर चार्ज टू पीएल अकाउंट।
ठीक है ना? तो क्लियर हो गया ये? अच्छा, एक बात और बताता है, भले ही कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट साइड जा रहा है बैलेंस शीट के, बट अल्टीमेटली ये पीएल में ही जाता है। जैसे कि कोई भी एसेट एक्वायर करते हो, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, तो थोड़ा थोड़ा करके वो अल्टीमेटली पीएल में ही ट्रांसफ़र होता है एट द एंड। ठीक है? फिर बाद में बेचा जाएगा या सेल किया जाएगा जिसको बोलते हैं, उस पर प्रॉफिट या लॉस होगा, वो भी पीएल में ही जाता है। तो भले ही क्योंकि उसका बेनिफिट मल्टीपल ईयर्स के लिए है, तो एक बार एसेट में लिख दिया, बट बाद में उसको थोड़ा थोड़ा करके या एक बार में पीएल में जाना ही जाना है। दैट इज़ द थिंग। तो इस चैप्टर में हम लोग को सीखना क्या है? हम लोग को सीखना ये है कि बताओ कि ये वाला जो है रेवेन्यू आइटम है या कैपिटल आइटम है, ये हम लोग को आइडेंटिफाई करना होगा विथ रीज़न। अब एक बार बुक में मार्क करा देता है, इंट्रोडक्शन के फर्स्ट पैरा के थर्ड लाइन में लिखा हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंस रिलेट्स टू द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड और द रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड और द आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर बेनिफिट्स ऑफ विच डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड दैट पीरियड। मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड में उनका बेनिफिट खत्म हो जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द अदर हैंड जनरेट इंड्यूरिंग बेनिफिट्स एंड हेल्प इन रेवेन्यू जनरेशन फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। इतना मार्क कर लो। नेक्स्ट पैरा में जाओ, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहला लाइन पहले, डिस्टिंक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन into revenue and capital is done for the purpose of placing them into profit and loss or in balance sheet. Revenue expenditure are shown in PL account as their benefits is just for 1 year, while capital expenditure are placed on the asset side of balance sheet. इतना मार्क कर लो। ये सबको ये वाला लर्न करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये थियरी नहीं पूछेगा, बट ये वाला अंडरस्टैंडिंग तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर अल्टीमेटली ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। जैसा कि हम बोला, बाद में तो जाके पीएल में जाना ही है, लास्ट लाइन। तो क्या बहुत आसान है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिस्टिंग्विश करना? थियरी पढ़ के तो बड़ा आसान लगता है, और प्रैक्टिकली बहुत ही टफ है। बहुत टफ है ये चीज़ समझ पाना कि कौन सा कैपिटल आइटम होगा, कौन सा रेवेन्यू आइटम होगा। अभी एग्जाम्पल्स करेंगे तो समझ में आएगा हम लोग को। खैर, हम लोग चालू करते हैं। आ जाओ, आज एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, पेज 1.60, इलस्ट्रेशन नंबर 1। स्टेट विथ रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। और तुम देखोगे जितना भी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें से ऑलमोस्ट आधा जो तुम्हारे शीट में दिया हुआ है पूछ चुका है डायरेक्टली तुम्हारे बुक से। तो तुम्हारा लक अगर अच्छा रहा तो हो सकता है कि इसी में से वापस से तुम्हारे एग्ज़ाम में भी पूछा जाए। पहला है, ओवरहाउल एक्सपेंसेस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये तो इजी है। जब पहली बार कोई मशीनरी परचेज करते हैं तो उसके ऊपर अगर ओवरहाउल एक्सपेंसेस लगता है तब तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अगर कोई रनिंग मशीनरी होता उस पर ओवरहाउलिंग एक्सपेंसेस लगता, देन इट्स अ मेंटेनिंग चार्जेस, उस टाइम वो रेवेन्यू माना जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई एसेट को हम लोग खरीद रहे हैं तो उसको वर्किंग कंडीशन में लाने तक का जितना भी खर्चा होता है जो नेसेसरी है वो हमको कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ही हमेशा रिकॉग्नाइज करना है। तो ये एक रेफरेंस पॉइंट के लिए यहाँ पेज के टॉप में लिख लो, whatever expenditure that is necessary for acquisition of an asset is a capital expenditure। ठीक है, तो अभी इसका आंसर पढ़ते हैं नीचे। फॉल्स,
Overhaul expenses are incurred to put second-hand machinery in working condition to derive endurable long-term advantage. So it should be capitalized. अगर तुम एग्जाम में सिर्फ ट्रू फॉल्स लिख के आ जाओगे, रीज़न नहीं लिखोगे तो ज़ीरो मिलेगा. रीज़न लिखना मस्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी स्पेंट टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. हो गया ना थोड़ा कंफ्यूजिंग. क्या बोला है ये, जो वर्किंग माने कि रेकरिंग एक्सपेंसेस लगता है हर महीना बिजनेस को चलाने का, उसको कम करने के लिए कुछ एक्सपेंडिचर किया गया, तो ये कैपिटल है या रेवेन्यू है. तो देखो ऐसे तो देखे हम लोग तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम कर रहा है ये कोई एक्सपेंडिचर, जिससे जैसे कि मान लो एग्जांपल 4 लेबर थे, लेबर मिलके काम करते थे तो 4 लेबर को सैलरी देना पड़ता था. अब एक मशीन बैठा लिया, वो मशीन 4 लेबर का काम कर दे रहा है, तो उससे अब फ्यूचर में लेबर कॉस्ट बचेगा. तो इस तरह का अगर एक्सपेंसेस है तो क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे. जैसे अंदर में सर्वेलेंस गार्ड रखना पड़ता था शोरूम में ज्वेलरी का, सर्वेलेंस के लिए 2 आदमी बैठा के रखना पड़ता था, क्योंकि लोग आते हैं, प्रेसेस जेम्स वगैरह देना पड़ता है, कोई पॉकेट में डाल के चला गया तो सर्वेलेंस के लिए आदमी रखना पड़ता है ज्वेलरी शॉप में. तो अब क्या किया, हर जगह कैमरा लगा दिया, तो सर्वेलेंस का आदमी रखने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कैमरा का तो आँख भी कभी बंद नहीं होता है. ह्यूमन बीइंग है, कभी पानी पीने चला जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो कॉस्ट कम हो गया हमेशा के लिए. तो इस तरह का एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नहीं बोला जाएगा, इवन दो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए, इसको रेवेन्यू इसलिए नहीं बोला जाएगा. लॉजिक क्या है, फ्यूचर में ये मेरे को बेनिफिट दे रहा है, मेरे एक्सपेंसेस को कम कर रहा है फॉर मल्टीपल अकाउंटिंग ईयर्स. इसीलिए अगर सिर्फ इसी साल बेनिफिट देता तो फिर ये रेवेन्यू बोला जाता, बट ये मल्टीपल ईयर्स के लिए मेरा कॉस्ट को कम कर रहा है, इसीलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है. It may be reasonable presumed the money spent for reducing revenue expenditure would have generated long-term benefits to the entity. तो हम लोग ये reasonably assume कर सकते हैं कि ये benefit सिर्फ इस साल नहीं होगा, हर साल होगा. It becomes part of intangible fixed assets if it is in the form of technical know-how, and tangible fixed assets if it is in the form of additional replacement of any existing tangible fixed assets. So दिस इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब ये इनटैंजिबल खर्चा भी हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी कि हर बार एसेट खरीदा है उससे मेरा कॉस्ट रिड्यूस हुआ हो. इनटैंजिबल खर्चा भी हो सकता है, टैंजिबल खर्चा भी हो सकता है. जैसे कैमरा लगाया, टैंजिबल एसेट लेके आया, तो चाहे वो इनटैंजिबल खर्चा हो तो भी घबराने का बात नहीं है, तब भी वो कैपिटल होगा, जिसको हम फिजिकली देख नहीं सकते. अगर टैंजिबल हो या इनटैंजिबल हो, दोनों केस में ही ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा. ठीक है. इनटैंजिबल का एग्जाम्पल, जैसे मान लो पहले के टाइम पे जब मॉल्स वगैरह होते थे तो वहाँ पे अलग से बाहर पे सिक्योरिटी गार्ड लोग होता था, वो लोग हर एक इंसान का आते जाते बैग चेक करता था. आज के दिन में क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं सब में एक मैग्नेट लगा हुआ होता है, बिलिंग के टाइम में वो मैग्नेट हटाया जाता है, और अगर कोई क्रॉस करेगा तो गेट पे सेंसर्स होता है, अगर वो मैग्नेट हटा हुआ नहीं है तो मतलब उसका बिलिंग नहीं हुआ है और वो बच जाएगा डोर पे. ठीक है. तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो ख़रीदा गया है. या फिर मान लो कि अकाउंटिंग कराने के लिए एक अकाउंटेंट को रखा था, अभी आज के दिन में एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर हो गया कि जो कैशियर है बिल बनाएगा, बिल बनेगा तो ऑटोमेटिकली सारा चीज़ का अकाउंटिंग भी हो जाएगा वो सॉफ्टवेयर से. खाली बिल बना तो वो बिल को लेके ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर से बन जाएगा. तो एक सॉफ्टवेयर खरीदा, इनटैंजिबल एसेट है. उससे क्या हो रहा है, तुम्हारा फिर मैनुअल काम जो है नहीं कराना पड़ रहा है, तो उससे तुम्हारा कॉस्ट बच रहा है. सो देयर कुड बी मेनी एग्जाम्पल्स. ओके, नेक्स्ट, लीगल फी टू अक्वायर प्रॉपर्टी इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर. अगेन ऐसे गैस नहीं कर सकते हम लोग
कोई अगर प्रॉपर्टी ख़रीदा, उसके लिए जो लीगल फ़ी वगैरह, रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए तुमने एक लॉयर को हायर किया, वो तुम्हारा सारा काम करके दे रहा है, तो क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? वो लॉयर्स फ़ी, लीगल फ़ी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि ऊपर में तुम लोग को एक रूल लिखाया कि किसी भी एसेट को एक्वायर करने के लिए जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस लगता है वो सारा पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट ही बोला जाएगा। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अगर मान लो कोई एसेट खरीदना है, कोई हैवी मशीनरी है जो यहाँ अवेलेबल नहीं है, जापान में अवेलेबल है, तो कंपनी का 4 डायरेक्टर जापान जाता है वहाँ पे मशीन को पहले देखने के लिए, क्योंकि बड़ा ऑर्डर है, करोड़ों का मशीन है, तो पहले जापान जाएंगे, वहाँ जाके मशीन देखेंगे, फिर जर्मनी जाएंगे, वहाँ पे दूसरा मशीन से कंपेयर करेंगे। तो ये जो इस पे लाखों रुपया खर्चा होगा। पहले जापान भेजेगा 4 आदमी का टीम को, फिर 4 आदमी का टीम को जर्मनी भेजेगा, लाखों रुपया खर्चा होगा ट्रैवलिंग में। ये खर्चा भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट में ऐड होगा, बिकॉज इट इज़ कंपल्सरी इन ऑर्डर टू परचेज द एसेट। ठीक है। तो ट्रू लीगल फी पेड टू अक्वायर एनी प्रॉपर्टी इज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी. इट इज incurred to possess the ownership right of the property and hence a capital expenditure. Next one, amount spent as lawyer's fee to defend a suit claiming that firm's factory site belong to plaintiff's land is capital expenditure. plaintiff का मतलब क्या होता है? लॉ के क्लास में बताया था। plaintiff का मतलब होता है petitioner, मतलब जो केस फाइल कर रहा है, petitioner बोल सकते हो तुम। तो मतलब यहाँ पे फॉर्म ही फाइल कर रहा है। बेसिकली क्या हुआ है, लैंड में डिस्प्यूट हो गया, कोई और उस पर ओनरशिप अपना क्लेम कर रहा है, और उसके लिए अगर तुम लॉयर हायर कर रहे हो टू क्लेम डैट कि नहीं ये वाला जगह तो मेरा ही है, ये ज़मीन मेरा ही है, तो क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। अब ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्यों नहीं माना जाएगा? देखो रीज़न क्या लिखा है। लीगल एक्सपेंसेस incurred to defend a suit claiming that the firm's factory site belong to plaintiff is maintenance expenditure of the asset. ये एक्विजिशन कॉस्ट नहीं है। क्यों एक्विजिशन कॉस्ट नहीं है? जब खरीदा था तो रजिस्ट्रेशन किया था, लीगल फी वगैरह सब दिया था, उस हिसाब से खरीदा था। अब अचानक से कोई कुछ साल बाद आ गया और उस पर कोई डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया, तो टाइटलशिप तो तुम्हारे पास ही है पहले से। अब इसमें अगर कोई चीज़ आ गया और तुमको उसके लिए लीगल बैटल करना पड़ रहा है, सो दैट्स अ मेंटेनेंस कॉस्ट, दैट इज़ नॉट नो मोर एन एक्विजिशन कॉस्ट। तो इसको अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। बाय दिस एक्सपेंस नेदर एन इंड्यूरेबल बेनिफिट कैन बी ऑब्टेन्ड इन द फ्यूचर इन एडिशन टू व्हाट इज़ प्रेजेंटली अवेलेबल। इससे बेनिफिट बढ़ तो नहीं जाएगा, जो अभी बेनिफिट था वही रहेगा। नोट द कैपेसिटी ऑफ द एसेट विल बी इंक्रीज्ड। तो रीजंस भी अच्छे से समझने पड़ेंगे कि कैसा रीज़न लिखना पड़ता है। मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इज इन रिलेशन टू एन एसेट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट वन, अमाउंट स्पेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ अ वोर्न आउट पार्ट ऑफ अ मशीन इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो, नॉर्मली पढ़ के बहुत बार लगेगा कि हाँ ये है। हुआ क्या है, एक मशीन है, मशीनरी का कुछ पार्ट्स ख़राब हो गया। जैसे एक ट्रक है, ट्रक का इंजन में कहीं पे कुछ गड़बड़ी आ गया तो एक पार्ट रिप्लेस किया, तो नो डाउट ट्रक अब मेंटेनेबल पोजीशन में, यूजेबल पोजीशन में आएगा उससे। अगर रिपेयर नहीं कराते तो नहीं चलता। तो बहुत बार फीलिंग ऐसा आता है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, बट इसको रेवेन्यू तब तक बोलेंगे जब तक स्पेसिफिकली ये नहीं बोल दे कि उससे एसेट का लाइफ बढ़ गया है। क्या मेरे को यहाँ पे ऐसा कुछ बोला कि इससे लाइफ बढ़ गई है एसेट का सिग्निफिकेंटली? ऐसा तो कुछ नहीं बोला, तो हम इसको रेगुलर मेंटेनेंस एक्सपेंस मानेंगे। अगर यहाँ पे ये चीज़ जोड़ा हुआ होता ना कि बिकॉज ऑफ दैट द लाइफ ऑफ एसेट हैज़ इंक्रीज्ड, तब ये कैपिटल होता। ऐसे में ये रेवेन्यू ही बोला जाएगा। False amount spent for replacement of any worn out part of machine is revenue expense since it is a part of its maintenance cost.
नेक्स्ट वन, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रिपेयर्स एंड वाइट वॉशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन परचेज ऑफ बिल्डिंग आर रेवेन्यू एक्सपेंसेस। देखो बिल्डिंग एक बार बन जाए उसके बाद तुम जितना हर साल पेंटिंग कराते रहो, वाइट वॉशिंग कराते रहो, दैट वुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। जब पहली बार खरीदते हैं, पहली बार वाइट वॉश कराते हैं, पेंट कराते हैं, वो पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग होता है, बाद में नहीं होता। भले पेंट कराना ज़रूरी है लेकिन नहीं होता बाद का, वन टाइम ही वो होता है। Repairing and white washing expense for the first time of a building are incurred to put the building in a usable condition. They are part of cost of the building. Accordingly, these are capital expenditure. But ये चीज़ तुमको लिख लेना पड़ेगा क्योंकि याद रहे कि बाद में फर्दर ईयर्स का नहीं अलाउ होगा। पेंटिंग्स डन in later years are maintenance cost. चलो आगे का दो भी कर लेते हैं अभी फटाफट। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा इन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो लाइसेंस लिया है सिनेमा रन करने के लिए। ऑब्वियसली किसी बिज़नेस को अगर खोलते हैं तो उसमें लाइसेंस एक्वायर करना कंपलसरी होता है, तो दीज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्वायरिंग अ लाइसेंस फॉर अ बिजनेस इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और इसका बेनिफिट is obtained for a long period of time. That is the reason. Amount spent for construction of temporary huts which are necessary for construction of cinema house which were demolished after the cinema house was ready is a capital expenditure. इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है क्या ये चीज़? सिनेमा हाउस छोड़ दो, तुमने देखा होगा कि बहुत बार जब नया बिल्डिंग बनने का रहता है तो पहले क्या होता है, लैंड का डेवलपमेंट होता है। कैसे? लैंड को पहले डिग किया जाता है, अंदर से फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किया जाता है, फिर पिलर बनाया जाता है, फिर उसको सीमेंट करके ग्राउंड तक लेवल करते हैं। उसी में 1 साल बीत जाता है, 6 महीना से साल पर, फिर जाके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होना स्टार्ट होता है। तो वो 2.5-3 साल का फेज़ होता है। वो 2.5-3 साल में वहाँ पे लेबर लोग टेम्पररी हट्स बनाते हैं रहने के लिए, क्योंकि उनको वहीं पे 2.5-3 साल काम करना है। साइट पे ही रहते हैं वो लोग, वहीं पे खाना बनाते हैं, वहीं पे रहते हैं और वहीं पे काम करते हैं। इनफैक्ट जब बिल्डिंग बन रहा है तो लिफ्ट वगैरह बनाया जाता है, एक टेम्परेरी लिफ्ट होता है अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ऊपर नीचे जाने के लिए। फिर वो लिफ्ट भी तोड़ दिया जाता है, जब बिल्डिंग बन जाएगा वो हट्स भी रिमूव कर दिया जाता है। तो क्या वो रेवेन्यू है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिकॉज दीज एक्सपेंसेस आर नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट दैट एसेट एंड दैट इज़ वाई दीज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, ये इसमें से 3-4 क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आया हुआ है, पहला वाला में से। क्या ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आज रोक देते हैं अपना क्लास को। बहुत सारा क्वेश्चंस दिया हुआ है इस चैप्टर में और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना ज़रूरी होगा क्योंकि कंफ्यूजिंग है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। कल हम लोग 11 बजे से क्लास करेंगे, जल्दी होगा क्लास कल। और कल जितना भी थियरी अकाउंट्स का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आई थिंक 1.5 से 2 घंटा मैक्सिमम। बाकी का बचा हुआ सारा चीज़ भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।